वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई कोबरा मूवी को लेकर आया हूँ। अब मूवी के बारे में बात करें तो भाई साहब, जिसको ये मूवी समझ आई उसके लिए अच्छी मूवी है, जिसको ना समझ में आई उसको घटिया मूवी है। क्योंकि एक समय पे आने के बाद ऑडियंस थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिए। उसी तरह मूवी 3 घंटे के आसपास है। मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता, बस जो नॉर्मल स्टोरी है वो मैं आपको सुना दूंगा। खैर, जब मैं इस मूवी का टाइटल और ट्रेलर देखा तो मैं तभी समझ गया कि कोबरा का मतलब क्या है। कोबरा में को का मतलब है कोडिंग, ब्रा का मतलब है पहनने वाला ब्रा नहीं, अलजेब्रा में का ब्रा मतलब यहाँ पर हैकिंग प्लस मैथमेटिक्स का मिक्स है। टाइटल के हिसाब से ही हमको मूवी में ऐसा ही देखने को मिलता है। लेकिन क्या करें, कुछ समय के बाद ये मूवी मेरे एक्सपेक्टेशन पर पानी फेर दिया। स्टोरी सुनने के बाद आप लोग बताइए आपको ये मूवी कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून को दिखाया जाता है। इसका नाम है राजीव ऋषि। खैर, एक दिन ऋषि उड़ीसा के सीएम के पास आकर एक फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करने लगता है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर वो फैक्ट्री बनेगी तो पब्लिक को नुकसान हो सकता है। इसीलिए वो सीएम ऋषि को मना कर देता है, वार्निंग देके ऋषि को वहाँ से भेज देता है। खैर, कुछ दिनों बाद जब उड़ीसा का सीएम किसी मीटिंग में होता है, एक अनजान बंदा उस सीएम को मार देता है गन से। खैर, इसके कुछ दिनों बाद कोलकाता में नल्लयप्पन नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है, शॉर्टकट में नल्लई। फिलहाल नल्लई के पास नवाब नाम का एक बंदा इससे मिलने के लिए आता है और नवाब ऋषि का आदमी होता है। उड़ीसा के सीएम को मारने में नल्लई के एक असासियन का काम था। और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि उस उड़ीसा के सीएम को मरवाने में ऋषि का हाथ है। मतलब नल्लई के पास एक असासियन होता है। जब नवाब नल्लई को कोई काम सौंपता है, नल्लई अपने असासियन को वो मिशन भेजता है। वो असासियन उस काम को कंप्लीट कर देता है। फिलहाल भी नवाब नल्लई को एक और मिशन देता है कि इसको स्कॉटलैंड के प्रिंस को मारना होगा। खैर, दूसरी तरफ एक अनजान बंदा इंटरपोल के सर्वर को हैक करके इनको ये मैसेज देता है कि स्कॉटलैंड के प्रिंस को खतरा है, चौकन्ने हो जाओ। और यहाँ पर हम इंटरपोल के एक लीड मेंबर को दिखाया जाता है जिसका नाम है असलन, वही हमारे इरफान पठान भाई साहब। खैर, ये मैसेज जानने के बाद असलन फौरन स्कॉटलैंड के पुलिस वालों को कॉल करके उनको चौकन्ना करता है। लेकिन पुलिस वाले असलन की बातों पर यकीन नहीं करते। एक्चुअली आज स्कॉटलैंड में प्रिंस की शादी हो रही होती है। शादी देखने के लिए सारी कंट्री इकट्ठा होती है। उसी चर्च में हम हमारे हीरो को देखते हैं जो फादर बनके इन दोनों की शादी करवा रहा होता है। खैर, जैसे तैसे वो असासियन उस प्रिंस को मार देता है। अब असासियन यहाँ पर प्रिंस को कैसे मारता है इसका भी एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। प्रिंस को मारने के बाद उसी चर्च के नीचे टनल्स होते हैं। उस टनल के जरिए से हमारा हीरो वहाँ से भाग जाता है और यहाँ पर एक जबरदस्त गाना चलता है। ए.आर. रहमान भाई साहब बहुत ही जबरदस्त म्यूजिक दिया। इसी गाने के दौरान सीन 20 साल पहले शिफ्ट होता है। एक दिन नल्लई किसी बस में बैठकर सुडोकू को सॉल्व करता रहता है। उसी बस में मदी नाम का एक छोटा बच्चा भी बैठा होता है। नल्लई के पास आकर उस सुडोकू को झटके में सॉल्व कर देता है और नल्लई से कहने लगता है कि मुझे फिलहाल पैसों की सख्त जरूरत है, मुझे काम दो और पैसे भी। एक्चुअली नल्लई लोगों के लिए एक रिपोर्टर है, लेकिन अंदर ही अंदर इसको काफी सारे मिशंस मिलते रहते हैं। नल्लई कुछ गुंडों की मदद से वो काम करवाता रहता है। तो ये चीज मदी देख लेता है, इसलिए मदी नल्लई से काम पूछने लगता है। लेकिन नल्लई मना करने लगता है कि बच्चों के लिए मेरे पास कोई काम नहीं। लेकिन इत्तेफाक से एक दिन मदी नल्लई का काम कर देता है जो नल्लई के आदमी कोई भी कर नहीं सकते थे। नल्लई मदी को अप्रिशिएट करके उसको काफी सारा पैसा देता है। लेकिन मदी सिर्फ एक ही नोट देकर बचे पैसे ऑर्फनेज में बांट देता है। इस तरह से बचपन से मदी नल्लई के पास ही काम करता रहता। जब नल्लई को कोई मिशन मिलता, नल्लई मदी को वो मिशन के बारे में बता देता। खैर, सीन प्रेजेंट पर शिफ्ट होता है। इंटरपोल का एक जनरल असलन को बुलाकर ये कहने लगता है कि कुछ दिनों से मुझे चेन्नई से कुछ मेल्स आ रहे हैं। किसी भावना की स्टूडेंट है, नाम है जूडी, कह रही है कि अब तक जो बड़े बड़े मर्डर्स हुए वो सारे मर्डर्स मैक्स से कनेक्टेड है। रिसेंटली इंडिया में उड़ीसा के सीएम को भी मारा गया, उसको मारने वाला भी एक ही बंदा है। इस तरह से जूडी नाम की एक लड़की अपनी थ्योरी की बुक इंटरपोल को सेंड करती है। ये सारी थ्योरी देखकर असलन अपने सुपीरियर से कहने लगता है कि सर, हम यहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं, हम ही उस केस को सॉल्व नहीं कर पाए, ये ग्रेजुएट स्टूडेंट कैसे सॉल्व कर सकती है, आप उस लड़की की बातें लाइटली ले लो। उसके बाद चेन्नई में मदी को दिखाया जाता है। मदी अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद अपनी आम जिंदगी गुजारने लगता है। मतलब एक्चुअली मदी एक मैथ्स टीचर या प्रोफेसर होता है। भावना नाम की एक लड़की मदी से बहुत प्यार करती रहती है, लेकिन मदी भावना को भाव नहीं देता। इस तरफ असलन इंडिया आता है, मतलब चेन्नई के क्राइम ब्रांच पर। आनंद सुब्रमण्यम नाम का एक बंदा असलन को उड़ीसा के सीएम को कैसे मारा वो एक्सप्लेन करने लगता है। उस दिन जब वो सीएम स्टेज पर आकर अपना स्पीच दे रहा होता है, किलर ने एक रिमोट कंट्रोल गन से उस सीएम को मारा
और वो गन अपोजिट बिल्डिंग में सेट की गई थी। परफेक्ट एंगल से शूट करने पर वो बुलेट डायरेक्ट उस सीएम के माथे पर लगी और सीबीआई वाले ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये काम नक्सल्स का हो सकता है। खैर तभी वहाँ पर जूडी नाम की एक लड़की आती है जिसने इंटरपोल को अपनी थियरी बताई थी। जूडी बोर्ड पर कुछ थियरी लिखते हुए असलन को समझाने लगती है कि ये काम नक्सल्स का बिल्कुल भी नहीं है, ये कोई मैथमेटिशियन जीनियस का कारनामा है। एक्चुअली सर वो सीएम रिमोट कंट्रोल की गन से नहीं मरा, सीएम को मारने वाला बंदा उसी पब्लिक में मौजूद होकर मारा। मतलब जब वो सीएम स्टेज पर आया अपना स्पीच देने के लिए, वो किलर उसी भीड़ में था और इस किलर के हाथ में गन थी। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो किलर पहले अपोजिट बिल्डिंग के गन को फायर किया। जब लोग इधर उधर भाग रहे थे, वो किलर अपनी गन से डायरेक्ट सीएम को नहीं मारा, बल्कि वो किलर पहले एक फैन पर फायर किया। फैन स्पीड घूमने की वजह से वो बुलेट सीएम को जाके लगी, उसी बुलेट से सीएम मारा गया। और जब असलन अपनी टीम के साथ उस कॉन्फ्रेंस हॉल में जाता है तो सच में वहाँ का एक फैन का पंखा थोड़ा बेंड होता है, उस पर बुलेट के निशान होते हैं। उसके बाद क्या था, असलन भावना से मुलाकात करके जूडी के घर जाता है, उसे अप्रिशिएट करता है कि तुम्हारी थ्योरी 100% सही निकली। और उसी तरह यहाँ पर जूडी स्कॉटलैंड के प्रिंस को कैसे मारा वो थ्योरी भी एक्सप्लेन करती है असलन को। रिसेंटली असलन के इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि ये सारे मर्डर्स एक इंडियन ने की। ये जानने के बाद जूडी बहुत खुश होती है कि हमारे इंडिया में इतना बड़ा मैथमेटिशियन है, कब तो उससे जरूर मिलना पड़ेगा। और उसी तरह असलन जूडी को इस केस में इसकी हेल्प करने के लिए कहता है, मतलब जूडी को भी इस केस में इन्वॉल्व कर लेता है। खैर इस तरफ कोलकाता में नल्लई को दोबारा एक और टास्क मिलता है। नल्लई सुडोको के जरिए से मदी को वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। मदी फौरन उस सुडोको को सॉल्व करके उसके अगले टारगेट के बारे में पता कर लेता है और इस बार मदी को रशिया के एक पॉलिटिशियन को मारना होता है। तो पहले तो मदी अपना भेष बदलकर हांगकांग जाता है। हर एक मिशन पर एक बंदा मदी को हेल्प करते रहता है और एक्चुअली मदी यहाँ पर इसलिए आता है क्योंकि रशिया का एक रिपोर्टर यहाँ पर है इसकी आईडी छीनने के लिए। दूसरी तरफ इंडिया में वो हैकर सीबीआई के सारे सिस्टम्स को हैक करके मदी के अगले टारगेट का क्लू देता है। असलन इस कोड को सॉल्व करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है। इस तरफ कोलकाता में नवाब नल्लई से मिलने के लिए आता है। एक्चुअली ऋषि को ये बात पता चल चुकी होती है कि सीबीआई वालों को ये बात पता चल चुकी है कि रशिया का एक पॉलिटिशियन मरने वाला है। नवाब नल्लई से उस असासिन को वापस बुलाने की बात करता है। नल्लई कहने लगता है कि अब मैं इसको नहीं बुला सकता क्योंकि अगर वो एक बार कमिट हो गया तो वो खुद की नहीं सुनता। दूसरी तरफ असलन जूडी रशिया जाकर रशिया की आर्मी को यही इन्फॉर्मेशन देते हैं कि आपके एक पॉलिटिशियन की जान को खतरा है, लेकिन रशिया वाले असलन की बातों पर यकीन नहीं करते। कहने लगते हैं कि हमारा सिक्योरिटी सिस्टम इतना तगड़ा है तुम लोग सोच भी नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू। लेकिन तभी वो हैकर रशिया के सारे सर्वर्स को हैक करके इनको ये इन्फॉर्मेशन देता है, मतलब एक वीडियो क्लिप भेजता है। इस वीडियो क्लिप में अभी थोड़ी देर पहले नवाब और नल्लई के बीच जो बातें हुई थी वो वीडियो क्लिप होती है। इस वीडियो क्लिप में नवाब ने ऋषि का जिक्र किया, मतलब इस मर्डर के पीछे भी ऋषि का हाथ है, पहले उसको रोको। ये देखकर तब जाके रशिया वाले असलन की बात पर भरोसा करते हैं। थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चल जाता है कि उस असासिन का नेक्स्ट टारगेट कौन है, सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। दूसरी तरफ मदी अपना भेष बदलकर मतलब एज ए कैमरामैन की तरह रशिया आता है क्योंकि रशिया में एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल मीटिंग होने वाली होती है। यहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम देखकर मदी और उसका साथी शॉक में रह जाते हैं। मदी का साथी कहने लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हम यहाँ से लौट चलते हैं, अगर पकड़े गए तो हमारी खैर नहीं, सोचो फटाफट से सोचो तुमको क्या करना है। तभी मदी अपने दिमाग में बहुत सारी चीजें सोचने लगता है, मतलब यहाँ पर एक विजुअल इफेक्ट्स दिखाया जाता है कि मदी क्या सोच रहा है, मदी के दिमाग में क्या चल रहा है। और इसी तरह यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि मदी कुछ लोगों को इमेजिनेशन करते रहता है, हालांकि वो कैरेक्टर्स इसकी लाइफ में है ही नहीं। खैर बहुत सोचने के बाद मदी एक रास्ता ढूंढ लेता है उस पॉलिटिशियन को मारने का। वहाँ पर एक छोटा सा धमाका करके उस पॉलिटिशियन को टनल में ले जाकर मार देता है। मतलब इतनी तगड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी मदी ये मिशन कंप्लीट कर लेता है, कोई भी मदी को देख नहीं पाता। खैर उसके 3 दिनों बाद मदी का एक फ्रेंड मदी को एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास लाता है क्योंकि कुछ दिनों से मदी की तबीयत ठीक नहीं। डॉक्टर मदी से पूछने लगता है क्या तुमको अजीब अजीब से कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं जो तुम्हारी लाइफ में है ही नहीं, या तो फिर वो कैरेक्टर्स तुम्हारी लाइफ से बीत चुके हो। मदी डॉक्टर को सच ना बताते हुए झूठ कहने लगता है कि मैं किसी को इमेजिनेशन नहीं करता। मतलब एक्चुअली मदी को सिजोफ्रेनिया होता है, लेकिन ये डॉक्टर से छुपाता है। क्यों छुपाता है बाद में पता चलेगा। खैर उस हैकर की वजह से असलन को ऋषि के बारे में पता चलता है क्योंकि उस वीडियो में नवाब ने ऋषि का नाम लिया
असलन उसी मर्डर्स के बारे में ऋषि के पास आता है पूछताछ करने के लिए, लेकिन ऋषि और उसके आदमी साफ इनकार करने लगते हैं कि नवाब कौन है हम नहीं जानते। हालांकि असलन को ऋषि पर शक होता है। असलन वहां से जाने के बाद हम ये देखते हैं कि नवाब ऋषि के कैद में ही है। नवाब ऋषि का नाम लीक करने पर ऋषि नवाब को मार देता है और अपने आदमियों से ये कहने लगता है कि तुम फटाफट से उस नरलायकपन को ढूंढो और इसी तरह उसके असैसिन को भी, दोनों को मार दो। उसी रात जब मदी ट्रेन में बैठकर अपने घर जा रहा होता है, मदी को दोबारा एक और टास्क मिलता है। मतलब एक प्रोसेस के जरिए से मदी को वो मिशंस मिलते हैं। ये देखने के बाद मदी के इमेजिनेशन कैरेक्टर्स मदी के सामने आकर इसको ये कहने लगते हैं कि तुम ये काम मत करो, दूसरे के लिए दूसरों की जान क्यों ले रहे हो, तुम अपनी जिंदगी जियो। इस तरह से मदी के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन चलने लगता है। डिसाइड कर लेता है कि मदी इस मिशन को नहीं करेगा। उसी वक्त मदी फौरन भावना के पास जाता है, भावना को प्रपोज करता है। दूसरे दिन इन दोनों की एंगेजमेंट वगैरह होती है। एंगेजमेंट होने के बाद उसी रात जूडी भावना के पास आती है, क्योंकि जूडी ऑलरेडी भावना की स्टूडेंट होती है। बातों ही बातों में जूडी अपने बारे में बताने लगती है कि रिसेंटली एक केस में इन्वॉल्व है। एक बंदा मैथमेटिक्स को यूज करके किलिंग्स कर रहा है, इंटरपोल उसके पीछे है। खैर उसी वक्त मदी टीवी में ये न्यूज देखने लगता है कि रिसेंटली नल्लायप्पन की फैमिली सुसाइड कर लिया, अब नल्लायप्पन मिसिंग है। ये न्यूज देखने के बाद मदी शॉक में रह जाता है। मदी फौरन 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर ढूंढने लगता है, उसमें सुडोको होता है। उस सुडोको को सॉल्व करने पर मदी को एक ईमेल आईडी मिलती है। उसी वक्त मदी एक इंटरनेट सेंटर जाकर उस ईमेल आईडी को ओपन करता है। ईमेल आईडी ओपन करते ही इसके सिस्टम के पास जो कैमरा होता है ना, वो अपने आप ऑन हो जाता है और ये सब करने वाला वो हैकर होता है जिसने अब तक इंटरपोल को इंफॉर्मेशन दे रहा था। वो हैकर मदी को नल्ले का एक वीडियो दिखाने लगता है। मतलब नल्ले उस हैकर के कब्जे में है, कुछ घंटों में नल्ले मरने वाला है। वो हैकर मदी को कुछ टाइम देता है कि तुम इस टाइम के अंदर खुद को और तुम्हारे गुरु नल्ले को बचा लो। डरो मत, मैंने अभी तक तुम्हारे बारे में इंटरपोल को नहीं बताया। उसके बाद उस हैकर का चेहरा दिखाया जाता है जो हूबहू मदी के चेहरे से मिलता जुलता है। उसके बाद मदी भावना से बिना शादी किए कोलकाता जाता है, मतलब नल्ले के घर जाता है। मदी को किसी भी कमरे में ना पाकर वहाँ के सारे लोग शॉक में रह जाते हैं। मदी का एक फ्रेंड भावना से कहने लगता है कि जब मदी कॉलेज में पढ़ा करता था, मदी जेनिफर नाम की एक लड़की से प्यार किया करता था। अभी भी वो उसी से प्यार करता है, इसीलिए तुमको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। जब मदी कॉलेज पढ़ा करता था, मदी की जिंदगी में जेनिफर नाम की एक लड़की आती है। जेनिफर वहाँ के कमिश्नर की बेटी होती है, लेकिन ये सब कुछ भूलकर मदी जेनिफर से प्यार करने लगता है। जेनिफर भी इससे बहुत प्यार करने लगती है। खैर प्रेजेंट डे पर ऋषि नवाब के ड्राइवर को मार पीट के उस हैकर के बारे में पता करने लगता है जिसने नल्ले को किडनैप किया। ऋषि इसकी फोटो अपने सारे आदमियों को भेज देता है, ढूंढकर मारने के लिए कहता है। इस तरफ मदी कोलकाता आता है, मतलब नल्ले के घर, यही पता करने के लिए कि नल्ले को कैसे किडनैप किया गया। उसी घर में कुछ पुलिस वाले होते हैं। इन्वेस्टिगेशन करते हुए मदी और इन पुलिस वालों के बीच थोड़ी हाथापाई होती है। उसी जगह पर ऋषि के भी आदमी होते हैं। ऋषि के आदमी मदी को देखकर ये समझने लगते हैं कि मदी वो हैकर हो सकता है जिसने नल्ले को किडनैप किया। मदी के पीछे लग जाते हैं। मदी इन लोगों से बचने लगता है। तब जाके मदी को ये बात पता चलती है कि वो हैकर भी इसी कोलकाता में मौजूद है, क्योंकि अभी अभी इन लोगों ने 2 लोगों को देखा। मदी उस हैकर को ढूंढने लगता है। एक्चुअली ये हैकर और कोई नहीं, मदी का भाई होता है। मदी अपने भाई को उन गुंडों से बचाने लगता है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी फाइट के दौरान हमको एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि एक्चुअली मदी का नाम कादिर है और उस हैकर का नाम मदी है। तभी ऋषि को भी ये बात पता चल जाती है कि ये 2 जुड़वा भाई है। इसी फाइटिंग के दौरान सीन फ्लैशबैक में जाता है। एक्चुअली बहुत सालों पहले मदी और कादिर की माँ ने बम से एक पुलिस वाले को मार दिया, जिसकी वजह से मदी की माँ को फांसी की सजा हो गई। ये तीनों लोग जेल में ही रहने लगे थे। जेल में पुलिस वाले मदी की माँ को बहुत इंसल्ट किया करते थे और इसी तरह कादिर मैथ्स में जीनियस होने की वजह से हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहता है। लोग इसको पागल समझते रहते हैं। इवन मदी भी कादिर को पागल ही समझने लगता है। तब से लेते हुए कादिर अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए अपने मनपसंद लोगों को अपने पास इमेजिनेशन करने लगता है। खैर कुछ दिनों बाद मदी की माँ को फांसी दे दिया जाता है और जब पुलिस वाले उस औरत को दफनाने वाले होते हैं, पुलिस वाला उस लाश के साथ बदतमीजी से पेश आता है। मदी को बहुत गुस्सा आकर उस पुलिस वाले को मार देता है, गला काट कर। ये देखने के बाद कादिर मदी को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये दोनों किसी जगह पर आके छुप जाते हैं। मदी से कहने लगता है कि देखो मदी, उस पुलिस वाले को मारने वाला कादिर है और कादिर कहाँ पर गया तुमको पता नहीं। आज की बात से दुनिया में सिर्फ एक ही नाम है, वो है मदी। वो मदी तुम भी हो और मैं भी हूँ।
ऐसा कहकर कदीर वहाँ से भाग जाता है। कुछ दिनों बाद पुलिस वाले मदी को एक ऑर्फनेज में पहुँचाते हैं। कदीर उस ऑर्फनेज का पता करके चोरी चुपके मदी के कमरे में जाता है। उस कमरे में ऊपर एक छोटा सा कबोर्ड होता है। हर दिन वहाँ से कदीर मदी के पास आता रहता और मदी से कहने लगता कि एक दिन मेरा और एक दिन तुम्हारा, मतलब एक दिन तुम इस कबोर्ड में रहोगे तो दूसरे दिन मैं। इस तरह से ये दोनों दुनिया से छुपकर अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। खैर कॉलेज डेज में जब कमिश्नर को ये बात पता चली कि मदी जेनिफर से प्यार करता है, मदी को पुलिस स्टेशन बुलाकर इसकी बहुत धुलाई करता है। वार्निंग देता है कि आज के बाद से तुम मेरी बेटी को भूल जाओ। दूसरे दिन जब मदी अपने कॉलेज आता है, जेनिफर मदी को सॉरी बोलने लगती है कि मेरी वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ। मदी कहने लगता है कि आज के बाद से हम दोनों का कोई रिलेशनशिप नहीं, तुम्हारे घर वाले हम दोनों को मार देंगे। लेकिन जेनिफर झटके से पकड़ लेती है कि ये मदी नहीं बल्कि कादिर है, मतलब मार खाने वाला मदी नहीं बल्कि कदीर होता है। खैर उसी रात मदी और कदीर ये दोनों अपने रूम में मुलाकात करते हैं। कदीर मदी को समझाने लगता है कि उस लड़की का पीछा छोड़ दो, अगर हम दोनों में से कोई एक मरेगा तो ऑटोमेटिकली हम दोनों मारे जाएंगे। लेकिन मदी जेनिफर से बहुत प्यार करता रहता है। कदीर को मना करने लगता है कि मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। इसी बात को लेकर इन दोनों भाइयों में एक छोटा सा झगड़ा होता है। उसी रात जेनिफर मदी को कॉल करके अपने पास बुलाती है क्योंकि जेनिफर अपने घर से भाग गई। मदी फौरन जेनिफर से मुलाकात करने के लिए बाहर जाता है। किसी रास्ते पर जेनिफर मिल जाती है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी एक गाड़ी आकर इन दोनों को ठोक देती है, मतलब वो जेनिफर के फादर के आदमी होते हैं। इस एक्सीडेंट की वजह से जेनिफर की मौत हो जाती है। बेचारा मदी बहुत घायल हो जाता है। इस एक्शन को देखकर वहाँ पर बहुत सारी भीड़ जमा होती है। उसी भीड़ में कदीर भी होता है, लेकिन कदीर मदी की हेल्प नहीं कर पाता। उसके बाद जेनिफर का फादर मदी को किसी बोट में फेंक देता है। वो बोट थाईलैंड चली जाती है। थाईलैंड की पुलिस मदी को पकड़कर बहुत टॉर्चर करने लगती है। उसके बाद सीन प्रेजेंट डे पर शिफ्ट होता है। कदीर गुंडों से मार खाने की वजह से मदी कदीर को हॉस्पिटल पहुंचाता है और हॉस्पिटल में ही इसके हाथ पैर बांध देता है। मदी सोचने लगता है कि मदी की यह हालत कदीर की वजह से ही हुई। उस दिन कदीर चाहता था तो मदी को बचा सकता था। ये दोनों एक साथ जिंदगी गुजार सकते थे। मदी किसी भी तरह करके थाईलैंड के जेल से भाग निकला और कदीर को सबक सिखाने के लिए उसको फॉलो करता रहा। मदी ने ही कदीर के प्लान्स इंटरपोल को देता रहा। फाइनली नल्ले को किडनैप किया। खैर उसके बाद पुलिस उस हॉस्पिटल आकर कदीर को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस कदीर से पूछने लगती है कि तुमने किसके कहने पर उन सारे लोगों को मारा। यहाँ पर दोबारा कदीर के दिमाग में काफी सारे कैरेक्टर्स घूमने लगते हैं। ये सीन भी जबरदस्त है। बहुत सोचने के बाद कदीर पुलिस वालों से कहने लगता है कि एक्चुअली मेरा नाम मदी है और वो सारे मर्डर्स मेरा भाई कदीर ने किया। मतलब इस तरह से कदीर अपना सारा इल्जाम मदी पर डाल देता है। ये जानने के बाद पुलिस वाले कदीर से ही हेल्प मांगने लगते हैं कि तुम तुम्हारे भाई को पकड़वाने में हमारी हेल्प करो। सो कदीर अपने भाई मदी की तरह बाल कटवा के मदी के जैसा बन जाता है। फाइनली कदीर अपना दिमाग इस्तेमाल करके पुलिस वालों को मदी का लोकेशन बताता है। जब आनंद और कुछ पुलिस वाले उस लोकेशन पे जाते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी ऋषि और उसके आदमी मौजूद होते हैं। एक्चुअली ऑफिसर आनंद ऋषि का ही आदमी होता है। अब ऋषि यही चाहता है कि ये कदीर को मार दे। सो यहाँ पर ऋषि के आदमी और कदीर के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। इसी दौरान कदीर उसी बिल्डिंग में मदी को भी फाइंड आउट कर लेता है। इन दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इसी दौरान कदीर उस दिन क्या हुआ मदी को बताने लगता है कि एक्चुअली उस दिन जेनिफर ने कदीर को कॉल किया था, बताया था कि ये घर से भाग गई। कदीर जेनिफर से जा मिलकर उसे ये कहा कि तुम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग जाओ, मुझे मेरा भाई जिंदा चाहिए, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। यह होने के बाद जब जेनिफर मदी से जा मिलती है, ये दोनों हक कर रहे होते हैं, तभी एक गाड़ी इन दोनों को ठोक देती है और इस एक्सीडेंट में जेनिफर मारी जाती है। तभी वहाँ पर जेनिफर के घर वाले आते हैं, मतलब उसका बाप और भाई मदी को एक शिप में डालकर उस शिप को बाहर भेज देते हैं। सो कदीर मदी को चाहकर भी बचा नहीं पाता। उसके बाद कदीर ने मदी को काफी जगहों पर ढूंढा, लेकिन मदी का कोई अता पता नहीं। इसी दौरान कदीर का सिजोफ्रेनिया बढ़ जाता है और कदीर अपने भाई मदी को भी इमेजिनेशन करने लगता है। इसीलिए कदीर ने अपने दिमाग का इलाज नहीं करवाया। अगर इलाज करवाता तो कदीर अपनी इमेजिनेशन में मदी से बात नहीं कर पाता। उसके बाद कदीर मदी को उसी रूम में रखकर ये खुद बाहर जाता है ऋषि और उसके आदमियों से फाइट करने के लिए। फायरिंग के दौरान कदीर को गोली लग जाती है। कदीर ऋषि को भी मार देता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब सिंपल से बात ये है कि इतने दिनों से मदी जो मिशंस कर रहा था, उसका असली नाम मदी नहीं बल्कि कादिर है, जो एक मैथमेटिशियन होता है और असली मदी एक हैकर होता है। अपनी खोई हुई जिंदगी का बदला लेने के लिए मदी कादिर को पकड़वाना चाहता